हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। इसके 3 नियम हैं जो निम्नवत हैं। गति का प्रथम नियम या इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियमानुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगा, और यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह उसी वेग से तथा उसी दिशा में गतिमान रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका गणितीय रूप होगा बल यदि वेक्टर F इक्वल 0 होगा तो वस्तु का त्वरण वेक्टर A इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, वस्तु का यह गुण कि वह अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को अपने आप ही नहीं बदल सकती है, जड़त्व कहलाती है। इसी कारण से इन्हें जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से यह भी स्पष्ट होता है कि वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन केवल उस पर बाह्य बल लगाकर ही किया जा सकता है। अब हम गति के द्वितीय नियम पढ़ने जा रहे हैं। इसे बल का नियम भी कहते हैं। न्यूटन ने बल को परिभाषा में द्रव्यमान को शामिल करने के लिए संवेग को परिभाषित किया। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, तो यदि m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है तो उस वस्तु का संवेग p इक्वल टू होगा m वेक्टर v। न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो यदि किसी क्षण वस्तु का संवेग p होगा तथा उस पर लगाया गया बल F होगा तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F अनुक्रमानुपाती परिवर्तन संवेग में परिवर्तन मतलब कि dp/dt होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गति के तृतीय नियम, लॉ ऑफ एक्शन, तृतीय नियम। ठीक है, तो न्यूटन की तृतीय नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक वस्तु की क्रिया दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होती है। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल F21 लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाने वाला बल प्रतिक्रिया बल होगी F12 होगा, जहाँ दोनों का परिमाण तो बराबर होगा किंतु उसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे F12 इक्वल माइनस F21, या इसे लिख सकते हैं F21 इक्वल माइनस F12। ठीक है, यही 3 नियम है गति का। न्यूटन के द्वितीय नियम से तृतीय नियम की निगमन करना है। माना M1 व M2 द्रव्यमान की 2 वस्तुएं परस्पर अन्योन्य क्रिया करती है तथा इनके संवेग क्रमशः P1 व P2 हैं। चूँकि इन पर कोई बाह्य बल नहीं आरोपित होता है, अतः न्यूटन के द्वितीय नियम में क्या पढ़े कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। चूँकि यहाँ संवेग में परिवर्तन P1 प्लस P2 हो रहा है तथा इसे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और इसे हटाने पर इसका हल करेंगे तो हमें मिलेगा F इक्वल के dP1 प्लस P2 अपान dt। ठीक है, इसे इक्वल रखने 0 के। क्यों इसे 0 के बराबर रख रहे हैं? क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा है तो उसका संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। इसी कारण से हम इसे 0 ले रहे हैं। ठीक है,
फिर इसका हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dp1/dt प्लस dp2/d2 इक्वल टू 0। फिर इसका पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा dp1/dt इक्वल टू माइनस dp2/d2। ठीक है, लेकिन न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है कि dp1/dt इक्वल टू F12 इक्वल m1 द्रव्यमान वाली वस्तु पर m2 द्रव्यमान वाली वस्तु द्वारा लगाया गया बल, मतलब कि m2 द्रव्यमान की वस्तु m1 वाली द्रव्यमान वाली वस्तु पर बल लगाएगा, यही है। ठीक इसी प्रकार dp2/dt इक्वल टू होगा F21 इक्वल m2 द्रव्यमान वाली वस्तु पर m1 द्रव्यमान वाली वस्तु द्वारा लगाया गया बल होगा। ठीक है, अतः हम इसे क्या लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू माइनस F21, यही न्यूटन की तृतीय नियम है। इस प्रकार न्यूटन की द्वितीय नियम से तृतीय नियम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन की नियम की सीमा। तो इसकी निम्न सीमा है, पहला, न्यूटन के नियम केवल जड़त्वीय फ्रेम में लागू होता है। ये नियम अजड़त्वीय फ्रेम या त्वरित घूर्णी फ्रेम में लागू नहीं होता है। ठीक है, फिर इसकी दूसरी सीमाएं हैं, न्यूटन के नियम केवल तभी लागू होते हैं जबकि कण का वेग अपेक्षणीय हो, अर्थात प्रकाश की चाल की तुलना में नगण्य हो, अन्यथा कण का द्रव्यमान नियत नहीं रहेगा। ठीक है, इस प्रकार इसकी सीमाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।